कहानी शुरू होती है मार्च 1947 से, जब ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को एक खास मिशन पर भारत भेजा था। वो था भारत को आज़ादी देना और अंग्रेजों की सुरक्षित इंग्लैंड वापसी कराना। अंग्रेजों का शुरुआती प्लान था कि हम जून 1948 तक भारत को सत्ता सौंप देंगे, लेकिन देश के हालात बद से बदतर हो चुके थे। अंतरिम सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद इतने बढ़ गए थे कि सरकार काम ही नहीं कर पा रही थी। इसी कारण माउंटबेटन ने समझ लिया कि अगर जल्द फैसला नहीं किया गया तो भारत गृह युद्ध की आग में झुलस जाएगा। इसलिए माउंटबेटन ने फैसला किया कि जून 1948 का इंतजार करने की बजाय आज़ादी की तारीख एक साल पहले ही घोषित कर दी जाए। इसी कारण 2 जून 1947 की सुबह दिल्ली के वाइसराय हाउस में एक बेहद अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें मेज की एक तरफ लॉर्ड माउंटबेटन बैठे थे तो दूसरी तरफ 7 बड़े नेता मौजूद थे, जिसमें कांग्रेस की तरफ से थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और जेबी कृपलानी। मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान और अब्दुल रब नश्तर और सिख समुदाय से सरदार बलदेव सिंह थे। माउंटबेटन ने सभी नेताओं के सामने एक सीक्रेट दस्तावेज रखा। इसे 3 जून प्लान या माउंटबेटन प्लान कहा गया। इस प्लान में मुख्य बात थी भारत का विभाजन, जिसमें कहा गया कि ब्रिटिश इंडिया को 2 डोमिनियन में बांटा जाएगा, यानी भारत और पाकिस्तान। दूसरी थी पंजाब और बंगाल का बंटवारा। इसमें कहा गया कि इन 2 राज्यों की विधानसभाएं तय करेंगी कि बंटवारा करना है या नहीं। तीसरी बात थी 565 रियासतों की, जिन्हें यह छूट होंगी कि वे भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल हो सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। चौथी बात थी कि सत्ता का हस्तांतरण जून 1948 में नहीं, बल्कि इसी साल 15 अगस्त 1947 को होगा, यानी सिर्फ 72 दिनों के भीतर। और इस बात पर कुछ हद तक सब सहमत हो गए और दूसरे ही दिन यानी 3 जून को 4:30 बजे रेडियो पर सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने बोलना शुरू किया और कहा, मुझे इस बात का गहरा दुख है कि कोई भी योजना भारत के सभी लोगों को खुश नहीं कर सकती, लेकिन विभाजन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे हिंसा को रोका जा सकता है। माउंटबेटन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू माइक पर आए। भरे हुए गले से उन्होंने देशवासियों को संबोधित किया कि हमारी इच्छा चाहे जो भी रही हो, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हमें इस रास्ते को चुनना पड़ा है। हमें हिंसा और नफरत का रास्ता छोड़कर एक नए भारत के निर्माण की तरफ बढ़ना होगा। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने भाषण दिया। जिन्ना का कहना था कि हमें कटा छटा और कीड़ों का खाया हुआ पाकिस्तान मिल रहा है, क्योंकि जिन्ना पूरा पंजाब और पूरा बंगाल चाहते थे। फिर भी उन्होंने फैसले को स्वीकार किया और अपने भाषण के अंत में कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे आखिर में सिख प्रतिनिधि सरदार बलदेव सिंह ने कहा कि हमें एकता बनाए रखनी चाहिए। 3 जून के इस ऐलान के साथ देश की किस्मत पर मुहर लग चुकी थी। अगले दिन अखबारों के मुख्य पृष्ठों पर सिर्फ एक ही खबर थी, विभाजन तय। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक सबसे बड़ी कमी थी, वो थी महात्मा गांधी की। गांधी इस बैठक में शामिल नहीं थे। 3 जून के ऐलान ने एक और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। माउंटबेटन ने विभाजन के लिए सिर्फ 72 दिन दिए थे। अब इतने कम समय में सरहदें कौन खींचेगा, सेना कैसे बटेगी, खजाना और टेबल खुर्चियां कैसे बटेगी, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। पर एक काम तो जरूरी था, और इस काम के लिए ब्रिटिश सरकार एक ऐसा इंसान चाहती थी जिसका भारत की राजनीति या किसी धर्म से कोई लेना देना न हो, ताकि उस पर पक्षपात का कोई भी आरोप न लगे। इसीलिए इस काम के लिए चुने गए लंदन के जाने माने बैरिस्टर सिरिल रेडक्लिफ को। रेडक्लिफ ने अपनी जिंदगी में कभी भी भारत नहीं देखा था, नहीं उन्हें यहाँ के भूगोल, संस्कृति या धर्म की कोई समझ थी। उन्हें एक ऐसा काम सौंपा गया था जो दुनिया के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया था। महज 5 हफ्तों के अंदर 40 करोड़ लोगों की नियति तय करना और 4,500 किलोमीटर की लंबी नई सरहद खींचना, यह कोई मामूली काम नहीं था। पर अब क्या करें, 3 जून 1947 के ऐलान के बाद विभाजन पर मुहर लग चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल था कि पंजाब और बंगाल को कैसे बांटा जाए। इसी सिलसिले में 8 जुलाई 1947 को रेडक्लिफ दिल्ली पहुंचे तो लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें बाउंड्री कमीशन का अध्यक्ष बनाया। रेडक्लिफ को बताया गया कि उनके पास इस काम के लिए सिर्फ 36 दिन है। रेडक्लिफ यह सुनकर चौंक गए। इतने बड़े देश का नक्शा बदलने के लिए कम से कम 2 से 3 साल का समय चाहिए था, लेकिन उन्हें मिले थे सिर्फ कुछ हफ्ते। दिल्ली की झुलसा देने वाली गर्मी
और भारी तनाव के बीच रेड क्लिफ को वाइसराय हाउस के एक अलग कमरे में ठहराया गया। उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि उनकी जान को खतरा था। रेड क्लिफ के पास जमीन पर जाकर सर्वे करने का समय बिल्कुल नहीं था। उनके पास सिर्फ दो चीजें थी, एक थी 1947 की पुरानी जनगणना के आंकड़े और पुराने नक्शे। इसके सिवा रेड क्लिफ की मदद के लिए दो बाउंड्री कमीशन बनाए गए, एक पंजाब के लिए और एक बंगाल के लिए। इनमें मुस्लिम, हिंदू और सिख जज शामिल थे, लेकिन जजों के बीच आपसी सहमति कभी नहीं बन पाई, इसलिए आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ रेड क्लिफ को लेना था। बंद कमरे में पेंसिल हाथ में लिए रेड क्लिफ के सामने बड़ा विकट संकट था। लाहौर में सिखों और हिंदुओं की भारी संपत्ति और व्यापार था, लेकिन मुस्लिम आबादी भी थोड़ी ज्यादा थी। काफी खींचतान के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। गुरदासपुर और फिरोजपुर को भारत में शामिल किया गया ताकि भारत का रास्ता कश्मीर से जुड़ा रहे, और बंगाल के बंटवारे में कोलकाता भारत को मिला, जबकि चटगांव और पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जो बाद में बांग्लादेश बना। लकीर खींचते वक्त यह ध्यान नहीं रखा गया कि किसका घर भारत आ रहा है तो किसका कुआं पाकिस्तान में। कई गांव तो ऐसे थे जहां की लकीर ठीक बीच से गुजरी थी, और आखिर रेड क्लिफ ने 12 अगस्त 1947 तक अपना काम पूरा कर लिया और रिपोर्ट माउंटबेटन को सौंप दी। लेकिन यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन ने एक और बड़ा खेल खेला। उन्होंने इस रिपोर्ट को 15 अगस्त तक दबा कर रखा, क्योंकि माउंटबेटन नहीं चाहते थे कि 15 अगस्त के आज़ादी के जश्न में दंगों का खलल पड़े, और चाहते थे कि हिंसा की पूरी जिम्मेदारी ब्रिटिश हुकूमत पर न आकर नए बने भारत और पाकिस्तान के माथे पर आए। इसका नतीजा क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो किसी को यह पता नहीं था कि वे किस देश के नागरिक हैं। लाहौर, अमृतसर, सिलहट और गुरदासपुर के लोग चिंता में थे कि उनके घरों पर भारत का तिरंगा लहराएगा या पाकिस्तान का झंडा। आखिरकार 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन को सार्वजनिक किया गया, और जैसे ही नक्शे सामने आए तो कयामत का महाप्रलय शुरू हो गया। 17 अगस्त के बाद इतिहास का सबसे बड़ा मानव विस्थापन शुरू हुआ। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को रातों रात अपना घर बार छोड़कर सरहद के उस पार जाना पड़ा। जो रास्ते कल तक भाईचारे के थे वे खून से लाल हो गए। करीब 10 से 20 लाख लोग इस दंगे और हिंसा में मारे गए। रेड क्लिफ ने जब इस हिंसा की खबरें सुनी तो वे अंदर से हिल गए। उन्हें इस बात के लिए 40,000 रुपए दिए गए थे, लेकिन रेड क्लिफ ने एक भी रुपया लेने से मना कर दिया। वे 18 अगस्त को ही भारत छोड़कर वापस लंदन चले गए। जाने से पहले उन्होंने अपने सारे नक्शे और कागजात जला दिए, ताकि कोई भी यह न जान सके कि उन्होंने यह फैसला कैसे किया था। रेड क्लिफ ने अपनी बाकी की जिंदगी में कभी दोबारा भारत या पाकिस्तान की तरफ मुड़कर नहीं देखा। एक अनजान अंग्रेज की पेंसिल से खींची गई वो लकीर आज भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती है। 5 हफ्ते की जल्दबाजी में लिया गया वो फैसला आज 80 सालों बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव, जंगों और अनगिनत जख्मों की वजह बना हुआ है। रेड क्लिफ लाइन सिर्फ कागज पर खींची गई लकीर नहीं थी, यह करोड़ों दिलों पर लगा वो घाव था जो आज भी इतिहास के पन्नों पर हरा है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।